हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और व्याकरण में भाषा के संबंध में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रवर्तक, भाषा विकास के प्रमुख चरण, भाषा के रूप जिसमें बोली, विभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा हमारे मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। वह क्या है? भाषा। यानी भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का वाचिक माध्यम होता है। वाचिक माध्यम से यहाँ पर क्या मतलब है इसका? वाणी का माध्यम। ये क्या है? भाषा है। भाषा या परिनिष्ठ भाषा अथवा आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति होती है, जैसे बोली, जबान, वाणी। भारतीय विद्वानों ने भाषा की क्या परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। वक्ता वाची वर्णा ये तय इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये पतंजलि ने भाषा की परिभाषा दी है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टतः समझ सकते हैं। यह कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के संबंध में कहा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह भाषा के संबंध में कहा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। बाबू राम सक्सेना ने यह भाषा के संबंध में परिभाषा दी है। अब पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा के संबंध में क्या कहा है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट ने कहा है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। यह क्रोचे ने कहा है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। गार्डिनर ने भाषा के संबंध में यह परिभाषा दी है। भाषा क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने भाषा की क्या परिभाषाएं दी हैं, इसके बाद हम भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों पर चर्चा करते हैं। भाषा की उत्पत्ति, द्वित्वोत्पत्ति का सिद्धांत यह प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। संकेत सिद्धांत रूसो ने दिया। रणन सिद्धांत प्लेटो, हेस और मैक्समुलर ने दिया। इंगित सिद्धांत डॉक्टर राय ने दिया। धातु सिद्धांत हेज और मैक्समुलर ने दिया। श्रम ध्वनि सिद्धांत न्वारे का है। संपर्क सिद्धांत जी रेवेज का है। समन्वय का सिद्धांत हेनरी स्वीट ने दिया। ये भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। भाषा सामाजिक संपत्ति है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है मनुष्य उसी प्रकार की भाषा बोलता है, उसी प्रकार की सीखता है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन किया जा सकता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी हम पिता से भाषा को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा जन्म लेकर और वह विदेश में चला जाता है तो वह विदेशी भाषा को ग्रहण कर लेता है, या वह किसी दूसरे समाज में रहने लग जाता है तो वहाँ की जिस प्रकार की भाषा प्रचलन में होती है वह सीख जाता है, और जो उसकी जो मातृभाषा होती है यानी पिता की जो भाषा होती है, पैतृक जो भाषा होती है, वह उसे भूल जाता है। जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में बच्चा रहता है उसी भाषा का वह अनुकरण, वह सीखने लग जाता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। अपने भाव प्रकट करने के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए एक माध्यम होती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। एक दूसरे का अनुकरण करके, यानी छोटा बच्चा जब होता है तो वह अपने बड़े बुजुर्गों का, बड़ों का अनुकरण करके भाषा को वह सीखता है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है।
प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग यानी पृथक पृथक होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः कौन कौन से हैं? सबसे पहले भाषा विकास का क्रम आंगिक होता है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह अंगों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, क्योंकि वह उस समय बोल नहीं पाता है। वह अंगों के माध्यम से अपने माता पिता को, बड़ों को वह बताता है कि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं अब क्या चाहता हूँ, वो अंगों के माध्यम से प्रदर्शित करके, और बड़े जो है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया को वो जान जाते हैं कि यह बच्चा क्या चाह रहा है। उसके बाद का क्रम है वाचिक, फिर वह धीरे धीरे वाणी के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्रम है लिखित, फिर वह लिखना सीख जाता है और लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है यांत्रिक माध्यम, इसमें व्यक्ति यंत्रों के माध्यम से अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकता है। ये भाषा विकास के चरण है। भाषा के रूप, जिसमें सर्वप्रथम हम बोली पर चर्चा करते हैं कि बोली क्या है। बोली भाषा की छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई की जब चर्चा की जाएगी तो किसका नाम लिया जाएगा? बोली का। इसका संबंध ग्राम या मंडल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता है। किसका संबंध होता है? बोली का। बोली मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। इसका रूप कुछ कुछ दूरी पर बदलता जाता है। बोली में लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव होता है, यानी साहित्यिक जो रचनाएं होती हैं वो बोली में नहीं मिलती हैं, क्योंकि यह लिपिबद्ध नहीं है, इसलिए इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं मिल पाती हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं। इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का इसमें बाहुल्य होता है। किसमें? बोली में। विभाषा क्या है? विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती है, क्योंकि यह इसका जो क्षेत्र है थोड़ा विस्तृत होता है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हो सकती हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वह विस्तृत हो जाता है और विस्तृत होने के कारण इसमें विभिन्न बोलियां आ जाती हैं। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को क्या कहा जाता है? मानक भाषा कहा जाता है। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार मानक भाषा क्या है? किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठ भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। उसे मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। किसी भाषा के मानक रूप का क्या अर्थ है? उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध रूप उसका माना जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मानक भाषा कहा जाएगा। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। यानी टकसाली भाषा क्या है? मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं होती हैं। मानकता भाषा अनेकता में एकता की खोज है। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है। उसका संबंध भाषा की संरचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है। संपर्क भाषा क्या है? अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य तथा देश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। यानी व्यक्ति के बीच में, राज्य के बीच में और देश के बीच में जो संपर्क स्थापित करते हैं, जिस लैंग्वेज में संपर्क स्थापित करते हैं, वो संपर्क भाषा बन जाती है। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों हो सकती हैं। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, क्योंकि हम दो देशों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाते हैं और दो व्यक्ति या राज्यों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए हम हिंदी भाषा को माध्यम बनाते हैं। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में भारत की प्रतिष्ठित भाषा बन रही हैं।
राजभाषा क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राज यानी राज के कार्य की भाषा। सरकार के जो कार्य हैं वो किस भाषा में हो रहे हैं। कुछ लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक मान लेते हैं, उनमें अंतर नहीं करते हैं और दोनों को समानार्थी मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रभाषा ये होती है राष्ट्र की भाषा और राजभाषा का मतलब है राज्य के कार्य की भाषा, यानी सरकार के कार्य की भाषा। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्र के जो लोग हैं वो संपर्क के रूप में उसी भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, यह एक भारत की राजभाषा है। ये संविधान के अनुसार है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। हमारे देश में सभी राज्य हैं, उनकी अलग अलग राजकार्य की भाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है, जबकि हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी मात्र अपनी राजभाषा ही है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा है। आज हिंदी हमारी राजभाषा है। विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण, गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जन सामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राजकार्य के लिए चुन ली जाती है, उसे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? नेशनल लैंग्वेज। देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारंपरिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो राष्ट्रभाषा होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता की प्रतीक मानी जाती है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे आज अंग्रेजी है, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा इत्यादि देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, लेकिन संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो, वह एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो में भाषा के संबंध में आपको समझाने का प्रयास किया है और ज़रूर हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन सकें, हमें एक मोटिवेशन मिल सके।